बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। दो तीन बातें जो आज अहम हुई, मैं जल्दी से उनका तज़किरा करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अफ़गानिस्तान के अगर बारे में कहें तो वहाँ फ़ौरी तौर पे जो एक चीज़ हुई, मैं जंग के नक्शे में के बारे में तो बात नहीं करता, वो उसके लिए अलग वीडियो करूँगा, लेकिन वहाँ पे पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरतरफ़ कर दिया। ये दो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बरतरफ़ हो चुके हैं, अब तीसरे को वहाँ पे लगाया गया है। ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का बदलना है बार बार, ये अशरफ गनी को कुछ शायद इससे एक नफ्सियाती ताकत मिलती है। वो समझते हैं कि एक आदमी नाकाम है तो शायद दूसरा जो है वो कुछ कर देगा। पिछला जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर दिफा था, आपको याद है कि उसके घर के बाहर धमाका हुआ था, उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे और ख़ुद वो बचने में कामयाब हुआ, उसकी फैमिली बच गई और कुछ न कुछ नुकसान तो ज़रूर हुआ बाहर। लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आप किसी के घर तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप कब तक खैर मनाएंगे। सो मेरा ख़्याल है कि अशरफ गनी को एक ये एहसास था कि गालिबन महफूज नहीं है ये जगह जहाँ पे ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, लिहाजा बदल दिया जाए और फिर कुछ परफॉर्मेंस का भी शायद उनको शुबा हो, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस का कोई किस्सा नहीं है। तालिबान ने जो इस वक्त तक को 9 के करीब जो उन्होंने सूबाई दारुल-हुकूमत उन्होंने कैप्चर किए हैं, वो उन्होंने सारे जो भी पकड़े हैं वो सारे नॉर्थ साइड पे, शुमाली साइड पे, और शुमाली साइड पे हमने नहीं देखा कि कहीं अफ़गान फ़ौज ने मुकाबला किया हो। तालिबान को जो कामयाबी है वहाँ पे वो ज़्यादातर हथियार फेंक देते हैं लोग, या भाग के हमसाया ममालिक की तरफ चले जाते हैं उनके फ़ौजी। अगर वो ना हो, किसी ने थोड़ा बहुत मुकाबला किया तो 2-4 मारे गए तो फिर वो हथियार डाल देते हैं। तालिबान का तरीक़ाकार वही है कि वो एक दिन पहले वार्निंग दे देते हैं कि देखो हम आ रहे हैं, बेहतर यह है कि ना लड़ाई करो, अमन रखो, अपने हथियार रखो, हमसे पैसे ले लो, कपड़े ले लो और घरों को जाओ, दोबारा इधर का रुख ना करना। वो चले जाते हैं। जो नहीं जाते उनको वो फिर पकड़ लेते हैं, या मारे गए उनमें से कोई वो हथियार उनसे हथिया लेते हैं, वो भी फारिग हो जाते हैं। तो तालिबान ने तो वहाँ कोई ऐसी लड़ाई की नहीं जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी कोई स्ट्रेटजी थी, उनकी कोई प्लान थी जो फेल हो गई। उन्होंने कोई, जब आप लड़े ही ना तो फिर आपको मिलेगा क्या। यहाँ मैं इससे जो चीज़ कनेक्ट करना चाह रहा था वो ये थी कि बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिसमें ख़ास तौर पे अशरफ गनी की गवर्नमेंट, उनका इंतहाई गंदा गलीज़ इंसान जो बाहर का तनख्वाहदार है अमरुल्लाह साले, इसी तरह उनका उससे भी ज़्यादा गलीज़ इंसान जो है हमदुल्ला मुहिब, वो भी बाहर का तनख्वाहदार है। उसने जो कुछ इन्होंने बकवासात की हैं, हक़ तो उनका ये बनता है कि उनको सबको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, लेकिन बाहर सूरत उनके मुक़द्दर वहीं डूबे हुए हैं, सो उनको वहीं रहना चाहिए। उन लोगों ने जितनी भी बकवासात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की, उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर 50 तालिबान आ जाते हैं एक शहर के ऊपर, कुंदूज़ के ऊपर आ गए 50 शहर तालिबान, आपने वहाँ पे 500 लोग रखे हुए थे अपने, अगर आपके 500 जो हैं वो तालिबान के सामने हथियार डाल देते हैं तो पाकिस्तान का क्या कसूर है इसमें क्या पाकिस्तान मदद कर रहा है उन 50 लोगों की? आपके जो 500 वहाँ पे थे, उनका पिता कहाँ था, वो क्यों नहीं लड़े? तो ये वो चीज़ें हैं जो इनके मुँह काले करने चाहिए, इनको समझना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि आप अपने आप को देखें, अपने लोगों को देखें, अपने हालात को देखें। ख़ुद आप गद्दार हैं, बजाय अपने मुल्क के साथ मोहब्बत रखने के, मुल्क के अंदर अमन लाने की बजाय आप अपने आप पे अपनी सदारत बचाने के चक्कर में आप बाहर के मुल्कों को बुला के उनसे मदद ले रहे हैं, कभी भारत से, कभी अमेरिका से। इससे आपका काम नहीं चलेगा। आप बेशक 6 और 10 और बदल लें अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपका मुकद्दर सील हो चुका है। दूसरी बात हमारे अपने मुल्क की सियासत की थी। उसमें आप देखिए कि बिलावल जरदारी जो है, इसने एक स्टेटमेंट अभी दी, ये पिछले 2 दिन से लगातार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और अभी उन्होंने सिंध में कहा कि फ़ौरी तैयारी करें इलेक्शन की, क्योंकि बस जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं। ये जब सारे इकट्ठे थे और रोज़ाना जलसे करते थे, बहुत बड़े जलसे,
और रोज़ाना हमें तारीख़ें देते थे कि हुकूमत कल हटा देंगे, परसों हटा देंगे। और अब जबकि ये हुकूमत जो है वो उस वक़्त हटाई नहीं जा सकी जब आप ज़ोर में थे। आज जब आप बिल्कुल छुप के बैठे हुए हैं किसी कोने में, तो आज तवक्को कर रहे हैं ये हुकूमत चले जाएगी। ये हुकूमत तो पहले से मजबूत हो गई। इसमें पहली बात तो ये कि उन्होंने अभी कुछ इलेक्शन वगैरह जीते हैं, जो उनको आप लोगों की तरफ से थ्रेट थी वो ख़त्म हो गई। ऑपोजिशन उनके सामने थी, वो तितर बितर हो गई। तो फिर आप किस भरते पे कह रहे हैं कि जनाब ये छोड़ देंगे और इलेक्शन जल्दी करा देंगे? सो वो भी एक ढोंग है। मेरी अपनी समझ कहती है, मेरा ज़हन ये कहता है कि ये जो बिलावल बार बार कह रहे हैं, असल में उनके अंदर एक खौफ है। खौफ किस बात का है? वो ये है कि PTI ने ऐलान कर दिया है कि हम अब हमारा अगला हदफ जो है वो सिंध है, हमारा फोकस सिंध है। अब सिंध में परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं PTI की, इसकी पीपल्स पार्टी की, तो नेचुरली PTI जाके वो वहाँ पे एक्सप्लॉइट करेगी। गो के PTI की अपनी भी परफॉर्मेंस को ख़ास नहीं है कराची में। अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे, जाके उन्होंने वहाँ पे कोई जायज़ा वायज़ा लेने की कोशिश की है, हो सकता है उसका कुछ चर्चा करें अगर कुछ उन्होंने किया है, लेकिन हकीकतन तो कोई हालात बदले हुए नज़र नहीं आते वहाँ पे। अगर 1100 अरब रुपया लगाना था और उसमें से काफ़ी सारा लगा होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे नज़र आना चाहिए, तो वो भी नज़र नहीं आ रहा कराची में। सो ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि PTI भी वहाँ बहुत कुछ ना कर सके। लेकिन जिन्होंने 14 साल हुकूमत की है, पीपल्स पार्टी, उनको तो कुछ ना कुछ दिखाना होगा ना लोगों को। वहाँ तो ज़्यादातर यही पता चलता है कि पैसे खाए जा रहे हैं, और ये एक नहीं दो नहीं, जब लीडर खाते हैं तो नीचे भी सब खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि लीडर हमें पकड़ नहीं सकता। बहुत सारा कुछ तो लीडर जो हैं उन्हीं के थ्रू करवाते हैं। वहाँ पे करप्शन के केसेस आप देख लीजिए, शहद की बोतलें बन जाती हैं, जब उसमें शराब की बोतलें, शहद की बोतल बन जाती है, वहीं बनती है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो वहाँ पे ख़राब है, और ये पीपल्स पार्टी को पता है। लिहाजा एक अंदर खौफ है, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन की तैयारी कर लें, बस होने वाला है, ये हुकूमत जो है बस ऐसे एक टांग पे खड़ी है, गिरने वाली है। सब फजूल, कोई ऐसी बात नहीं। वो जो वक्त था वो गुज़र गया। अब इलेक्शन के मोड में हैं PTI वाले भी, बाकी पार्टियां भी, और वो भी अपनी जान मार रहे हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन बहर सूरत इस वक्त वो कम से कम इस हाल में नहीं कि उस हुकूमत को गिरा दें और आगे चल के इलेक्शन हो जाएं। इलेक्शन वक्त में होंगे। यहाँ एक और चीज़ जो आई है वो ये है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन, EVM जैसे हम कहते हैं, उसका मुजाहरा किया है। प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड हैं। ये कोई तरीका दुरुस्त नहीं है। आपने इलेक्शन के लिए जो कुछ भी करना है वो इस मुल्क में कंसेंसस के साथ होगा। अगर आप नहीं करेंगे, इलेक्शन इंतहाई मुतनाज़ा हो जाएगा। पहले भी जितने इलेक्शन हुए वो हालांकि एक लेट डाउन प्रोसेस के तहत होते हुए, जो प्रोसेस सब मानते थे, उसके बावजूद यहाँ बद इखलाकी इतनी बड़ी हुई है कि किसी के अंदर ऐसी इखलाकी ज़रूरत ही नहीं कि वो अपनी शिकस्त मान ले। हर इलेक्शन पे कोई ना कोई धब्बा आया और उन्होंने कहा जो लुट गए, ये इलेक्शन ही ख़राब था, RO ने करा दिया, फ़ौज ने ये कर दिया, वो उसने। ये सारी इखलाकी गिरावट का नतीजा है। लेकिन ये इखलाकी गिरावट जो है ये गिरते गिरते पाँव में आ जाएगी अगर आपने बाकियों के साथ कंसेंसस ना किया। आप मशीन लेके आएँ, सबको डेमॉन्स्ट्रेट कराएं, सब उसको देखें, उसने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड करें, और फिर अगर कोई इलेक्टोरल सिस्टम में आप तब्दीली करना चाहते हैं तो वो करें। आखिरी जो चीज़ जिसमें बात करना चाह रहा था वो है PDM का, जो बकिया PDM है उसका इजलास आज था, और मोहतरम हमारे शहबाज शरीफ साहब भी थे और उनके साथ साथ मौलाना फजल रहमान भी थे। मौलाना फजल रहमान की तकरीर और जो उन्होंने ब्रीफिंग की आज, उसमें वो दमखम नहीं था। वो डंग जो होता है, जो सांप के अंदर होता है या वो किसी बिच्छू के, वो आज निकला हुआ था। वो लगता था कि डंग के बगैर ही बातचीत कर रहे हैं। इसमें आज वो भी अल्फाज नहीं थे कि हुकूमत को चलता करेंगे, इसके दिन गिनती के हैं, ये है वो है। वो भी आज ड्रामा नहीं था। लगता है कि जो तकरीरें नवाज शरीफ साहब ने की या मरियम ने की, उनमें भी आज कोई बहुत ज़्यादा कोई जोश व खरोश वाली बात नहीं हुई जिसका बाहर तस्करा आता। अगर उन्होंने की है थोड़ी बहुत तो वो तो उसके बगैर नहीं रह सकते, लेकिन उसका तस्करा आता। कोई लाहे अमल नहीं उन्होंने बताया जिससे ये पता चले कि ये इजलास था किस लिए।
ताज़ियत वगैरह की, दो एक अफराद जो दुनिया से रुखसत हो चुके थे उनके बारे में दुआएं वगैरह की, और फिर थोड़ी बहुत मजम्मत की। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो हो रहा है इसका वोटिंग का, कुछ उसकी मजम्मत की, कुछ इसकी मजम्मत की, और मजम्मत करते करते बाहर पहुंच गए और बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी जिसमें न सुनने को कुछ था न कहने को कुछ था। तो इसके बाद आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर पीटीआई को कोई ख़तरा है तो वो उनको अपने ही अमाल से हो सकता है, अपनी परफॉर्मेंस से हो सकता है, अपने किए हुए वादों से हो सकता है, लेकिन इन लोगों से जो कि अपने आप को ऑपोजिशन कहते हैं, इनसे उनको कोई ख़तरा नहीं। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।